हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस रिसर्च मेथड और आज हम पढ़ेंगे एनोवा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि इसको हम यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है। सिग्निफिकेंस डिफरेंस क्या क्या है एक तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर। तो एनोवा जो होता है इसकी मदद से हम कंपेयर कर सकते हैं मल्टीपल ग्रुप को साइमल्टेनियसली। अब आता है वन वे अनोवा। तो वन वे अनोवा का पर्पस देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम टेस्ट करते हैं कि इफेक्ट क्या रहेगा एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब ये काम कैसे करता है, तो इसमें हम कंपेयर करते हैं तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप को और हम डिटरमाइन करते हैं कि एटलीस्ट एक ग्रुप का जो मीन होता है, ये जो मीन होता है उसको वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है बाकी अदर ग्रुप से। इसका एग्जांपल है कि जब हम कंपेयर करते हैं इफेक्टिवनेस तीन डिफरेंट टीचिंग मेथड की स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे। अब इसके स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी पड़ती है, नल हाइपोथेसिस, जैसे कि एच नॉट। इसमें सारे ग्रुप्स जो होते हैं उनका मीन जो होता है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है जो H1 से हम डिनोट करते हैं और इसमें एक ग्रुप का मीन जो है डिफरेंट होता है बाकी दो ग्रुप से। फिर हमें कंप्यूट करना पड़ता है एफ स्टैटिस्टिक को। तो जो एफ स्टैटिस्टिक होता है ये एक रेशियो होता है वेरिएंस का, जो कि वेरिएंस का जो कि ग्रुप्स के बीच में जो मीन होता है उसका जो वेरिएंस होता है वो एफ स्टैटिक होता है। फिर हम कंपेयर करते हैं एफ स्टैटिक को क्रिटिकल वैल्यू से। तो हम जब डिटरमाइन करते हैं एफ स्टैटिक को और फिर हम कंपेयर करते हैं क्रिटिकल, बाद में फिर हम कंपेयर करते हैं क्रिटिकल वैल्यू को एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। अब नेक्स्ट आता है पोस्ट हॉक टेस्ट। तो ये एफ टेस्ट, अगर एफ टेस्ट जो है हमारा सिग्निफिकेंट रहता है तब हम परफॉर्म करते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं टर्की की करेंसी का, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं स्पेसिफिक ग्रुप जो है वो कैसे डिफरेंट हैगा बाकी सब ग्रुप से। अब हम पढ़ लेते हैं टू वे अनोवा। तो टू वे अनोवा जो है ये एग्जामिन करता है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, जिससे कि हम असेस कर पाते हैं कि इंटरेक्शन क्या रहेगा अ, इनके बीच में। तो ये काम कैसे करता है, इसमें हम टेस्ट करते हैं और इफेक्ट देखते हैं दो फैक्टर का साइमल्टेनियसली और उनका इंटरेक्शन देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अब इसका एग्जांपल है कि जब स्टडी करते हैं हम इम्पैक्ट कि टीचिंग मेथड क्या रहेगा, ये हमारा फैक्टर 1 हो जाता है और क्लास का साइज होता है फैक्टर 2 स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे। अब इसके स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी पड़ती है, हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है और इसका जो मेन इफेक्ट होता है हमें टेस्ट करना होता है कि हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इंडिविजुअली एच नॉट इंडिविजुअल है और एच नॉट जो है वो डिपेंडेंट एच नॉट का मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इक्वल है हर लेवल पे, जो कि फर्स्ट फैक्टर का है। अब फिर H1 आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसमें देखा जाता है मीन्स के बीच में और इसे रिपीट किया जाता है सेकंड फैक्टर के लिए। फिर हम इंटरेक्शन देखते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन का इफेक्ट क्या रहा है और टेस्ट करते हैं कि इनके बीच का इंटरेक्शन क्या रहा है दो फैक्टर्स के बीच में। अगर एच नॉट जो है नो इंटरेक्शन दिखाता है, दो एच नॉट जो है नो इंटरेक्शन दिखाता है कि दो फैक्टर के बीच में कोई इफेक्ट नहीं आया है और H1 जो है बताता है कि एक सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इफेक्ट आया है। इसमें फिर हम कंप्यूट करते हैं एफ स्टैटिस्टिक्स को
इसमें हम सेपरेट एफ स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं हर एक इफेक्ट के लिए जो कि इंटरेक्शन करता है। फिर हम कंपेयर करते हैं एफ स्टैटिस्टिक्स को क्रिटिकल वैल्यू से, एसेस करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि एफ स्टैटिस कितना सिग्निफिकेंट है। फिर हम पोस्ट हॉक एनालिसिस करते हैं और जब हमें ये पता चलता है कि सिग्निफिकेंट जब हमें ये पता चलता है कि इंटरेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट है, तब हम कंडक्ट करते हैं फर्दर एनालिसिस ताकि हम समझ पाएँ कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या-क्या है। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो पहला आता है रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट का पर्पस ये होता है कि ये प्रेजेंट करता है उन फाइंडिंग्स को जो कि रिसर्च स्टडी में होती हैं और ये इंक्लूड करता है मेथडोलॉजी, रिजल्ट और कंक्लूजन को। अब इसका एग्जांपल है कि जैसे कि एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट हम बनाते हैं या फिर मार्केट की रिसर्च की रिपोर्ट जो बनाते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निकल रिपोर्ट। तो ये टेक्निकल रिपोर्ट जो है ये डिटेल्ड टेक्निकल प्रोसेसेस के बारे में बताती हैं, सिस्टम के बारे में बताती हैं या फिर कोई फाइंडिंग है उसके बारे में बताती हैं। और ये टेक्निकल रिपोर्ट जो है ये ज़्यादातर टाइम डिटेल्ड डेटा इनमें होता है और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इनमें होती है। इसके एग्जांपल है जैसे इंजीनियरिंग रिपोर्ट या आईटी सिस्टम एनालिसिस रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है बिजनेस रिपोर्ट। तो इसका पर्पस ये रहता है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में या फिर हम इसके थ्रू हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकते हैं और मार्केट की कंडीशन को पता कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट या फिर बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ये अपडेट करवाती है स्टेक होल्डर को कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है एक प्रोजेक्ट या फिर टास्क की। इसका एग्जांपल है वीकली प्रोजेक्ट अपडेट और मंथली प्रोग्रेस रिव्यू। अब नेक्स्ट आता है फीजिबिलिटी रिपोर्ट। तो फीजिबिलिटी रिपोर्ट जो है ये असेस करती है वायबिलिटी को जो कि हमने प्रपोज किया था एक प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन के लिए। इसका एग्जांपल है फीजिबिलिटी स्टडीज फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। तो हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए जो स्टडी करते हैं या फिर जो बिजनेस वेंचर के लिए जो हम स्टडी करते हैं उस वो। अब इसमें लास्ट आती है रिपोर्ट इंसिडेंट रिपोर्ट। तो ये डॉक्यूमेंट करती है सारे डिटेल को कि कौन कौन से इंसिडेंट हुए हैं और ये उन एक्सीडेंट और अनयूजुअल इवेंट को भी देखती है। इसका एग्जांपल है सेफ्टी इंसिडेंट रिपोर्ट और एक्सीडेंट रिपोर्ट। अब रिपोर्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो एक वेल स्ट्रक्चर रिपोर्ट जो है वो जनरली इंक्लूड करती है इन सब सेक्शन को। पहला आता है प्रिलिमिनरी सेक्शन। इसमें हमारा टाइटल पेज होता है और ये इंक्लूड करता है टाइटल रिपोर्ट का, ऑथर का नाम, डेट क्या है और कोई अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की या फिर प्रोजेक्ट का नाम। फिर नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट या फिर एग्जीक्यूटिव समरी। तो ये एक कंसाइज समरी होती है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मेथड के बारे में और फाइंडिंग के बारे में और रिकमेंडेशन के बारे में। ये प्रोवाइड करती है एक ओवरव्यू रीडर्स को जो कि पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब फिर हमारा आता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसमें लिस्ट दी रखी होती है कि सभी सेक्शन और सभी सब सेक्शन की एक रिपोर्ट के अंदर और पेज नंबर के साथ ये दिए हुए होते हैं। ये इनेबल करती है रीडर को कि हम आसानी से लोकेट कर पाएँ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ फिगर एंड टेबल। अगर एप्लीकेबल है तो ये प्रोवाइड कर तो हमें रिपोर्ट में प्रोवाइड करना चाहिए लिस्ट सब फिगर्स की और टेबल्स की जो कि रिपोर्ट के अंदर है और हमें ये पेज नंबर के साथ इंक्लूड करनी चाहिए। फिर आता है हमारा एक्नॉलेजमेंट। अगर एप्लीकेबल है तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी वजह से ये रिपोर्ट हम बना पाए। अब नेक्स्ट आता है मेन रिपोर्ट। फिर हमें मेन रिपोर्ट आ जाता है तो ये जो है ये कंटेक्स्ट बताता है और रेलिवेंस बताता है कि हमारी स्टडी और प्रोजेक्ट का क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये एम करता है रिपोर्ट बनाने के लिए। इसका स्कोप है कि हमें इससे पता चल जाता है कि हमारी स्टडी और एनालिसिस की कितना हमने उसके बारे में रिसर्च करी है और क्या-क्या हमारी लिमिटेशंस हैं स्टडी और एनालिसिस की।
फिर आता है मेथडोलॉजी, तो इसमें हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि हमने कौन कौन से मेथड और प्रोसीजर यूज़ करे हैं डेटा को एनालाइज और कलेक्ट करने के लिए। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू, अगर एप्लीकेबल है तो हमें एग्जिस्टिंग रिसर्च से ही ओवरव्यू मिल जाता है रेलिवेंट लिटरेचर का और रिलेटेड रिसर्च टॉपिक का। फिर आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें थ्योरीज और मॉडल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्टडी पूरी हुई। फिर लास्ट में आता है रिजल्ट, रिजल्ट में आता है डेटा प्रेजेंटेशन, इसमें हम डिटेल में डेटा को प्रेजेंटेशन करते हैं और अपनी जो हमने फाइंडिंग है उन्हें हम प्रेजेंट करते हैं डिटेल में। इसमें टेबल हो सकते हैं, चार्ट हो सकता है या फिर ग्राफ भी हो सकता है। फिर एनालिसिस होता है, इसमें हम इंटरप्रिटेशन करते हैं डेटा का और ट्रेंड जो है उन्हें हाईलाइट करते हैं, पैटर्न को हाईलाइट करते हैं और जो हमारे रिजल्ट के जो इम्पोर्टेंस है उन्हें हम हाईलाइट करते हैं। अब वीडियो की समरी देख लेते हैं, तो हमने इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग जो है ये इन्वॉल्व करती है क्लियर और स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की, और ये हम कुछ चीज़ें जो है फॉलो करके हम कर सकते हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले प्रिलिमिनरली सेक्शंस को है कंप्राइज करना पड़ता है और एक हमें मेन रिपोर्ट बनानी पड़ती है डिटेल्ड सेक्शंस के साथ और केयरफुली हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है ताकि रिसर्चर और एनालिस्ट जो है ये इंश्योर कर पाएँ कि उनकी रिपोर्ट जो है कंप्रिहेंसिव है, यानी कि वो सब टॉपिक को कवर कर रही है और जो रिपोर्ट है क्लियर है और यूज़फुल है, जो कि हम हमारी ऑडियंस के लिए हमने सोचा था। ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है और अटेंशन टू डिटेल जो है हर सेक्शन में करनी चाहिए, जो कि एनहेंस करती है क्लैरिटी को और एनहेंस करती है ये इम्पैक्ट को रिपोर्ट के, और ये फैसिलिटेट करती है कि हम ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाए। जो रिपोर्ट है ये फैसिलिटेट करती है हमें कि हम ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाए। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।